हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लिए क्या है फिर से हमारे क्लास 10 का चैप्टर 6 का पार्ट नंबर जो 5 हो चुके हैं, आज पार्ट नंबर 6। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि आप अभी भी इस कोरोना वायरस से, उस कोरोना वायरस की जो महामारी है, उस महामारी के कारण अपनी पढ़ाई को बहुत खराब कर चुके हो और आगे भी करते जा रहे हो। दोस्तों, चाहे कोरोना महामारी कितनी भी क्यों ना हो, हमें अपनी पढ़ाई को पूरा जारी रखना है। और दोस्तों, आपके कमेंट भी मेरे को बहुत कम मिल रहे हैं और आप का जो देखें व्यू है वो भी बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, अपनी पढ़ाई को यूं इन दिनों खराब ना करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो मेरी वीडियो जितने भी मैं बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप एक भी जो वीडियो है वो मिस ना करो। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, उसका पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, पार्ट नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या है। दोस्तों, उत्प्रेरक क्या है, अगर हम इसको समझे तो मैं ऐसे कह सकता हूं। दोस्तों, सपोज करो ये एक स्कूल का क्लासरूम है और यहाँ पर है, इस क्लासरूम में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर कोई पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पर कोई प्रिंसिपल आ गया, तो ये प्रिंसिपल पढ़ाएगा तो नहीं, लेकिन टीचर के पढ़ाने के तरीके पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, गलत बोलने लग जाए, हो सकता है बढ़िया पढ़ाए। तो हम कह सकते हैं इस बोर्ड पर लिखने वाला टीचर है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इस प्रधानाध्यापक का कोई काम नहीं है। उसके बावजूद इस प्रधानाध्यापक ने टीचर को कंफ्यूज कर दिया या ज्यादा उत्साहित कर दिया। इसके कारण या तो हो सकता है ये पढ़ाने में गड़बड़ी कर दे या हो सकता है बढ़िया पढ़ाए। तो उसी प्रकार उत्प्रेरक होता है। सपोज करो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, CS3 CCO C2S5 प्लस S2। यहां पर लिख सकता हूं मैं NCl और CS3 COOH प्लस C2S5OH। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उत्प्रेरक या तो तीर के निशान के ऊपर होता है या नीचे होता है। यहां पर ये उत्प्रेरक है, वो इस अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं दे रहा है। जैसे प्रधानाध्यापक कोई योगदान नहीं देता है, वैसे उत्प्रेरक कोई योगदान नहीं दे रहा है। फिर भी इस अभिक्रिया को हो सकता है इसकी गति को ये बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे। तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता है। जैसे प्रधानाध्यापक ने पढ़ने में कोई भाग नहीं लिया है, फिर भी इस अध्यापक पढ़ाने वाले अध्यापक की थोड़ा सा प्रभावित करा है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपकी सीधी सादी उत्प्रेरक की परिभाषा हो चुकी है कि उत्प्रेरक क्या है, कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी उस अभिक्रिया की गति को, स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है या ऊपर लिखा जाता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इस उत्प्रेरक की कि उत्प्रेरक है क्या। तो इस प्रकार दोस्तों उत्प्रेरक की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको भी साफ कर रहा हूं। आपकी परिभाषा मेरे ख्याल से सबको मुक्त जबान याद हो गई होगी कि कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेता है, फिर भी अभिक्रिया की गति को घटाया बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करता हूं मैं इसके प्रकार। तो दोस्तों, यहां पर इसके प्रकार है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखता है दोस्तों कि इसके प्रकार हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अवस्था, अवस्था के आधार। हमारा जो पहला आज का पॉइंट होगा कि उत्प्रेरक के जो प्रकार है, उस प्रकार को मैं अवस्था के आधार पर बांटूंगा दो भागों में।
और क्रियाशीलता के आधार पर बांटूंगा 4 भागों में। तो ये तो हो गया अवस्था के आधार पर। एक में लिख दूंगा क्रियाशीलता के आधार। क्रियाशीलता के आधार। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक के प्रकार है वो टोटल हमारे यहाँ 6 होंगे। टोटल प्रकार 6 कैसे होंगे दोस्तों? अवस्था के आधार पर इसके 2 प्रकार होंगे और क्रियाशीलता के आधार पर इसके 4 प्रकार होंगे। टोटल कितने होंगे? 4 + 2 = 6। तो यहां पर अवस्था के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो अवस्था के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होगा समांगी उत्प्रेरक, एक दोस्तों होगा विसमांगी उत्प्रेरक। पहले आपको इसके प्रकार हटवा रहा हूं, मैं याद करवा रहा हूं ताकि आप याद कर लो कि उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक। इसको भी 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक होता है स्वतः उत्प्रेरक, एक होता है जैव उत्प्रेरक। तो दोस्तों हमारा पहला बात ये हो गई, परिभाषा इज कंप्लीटेड है। कैसे है परिभाषा? फिर से एक बार बोल सुना रहा हूं आपको। ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की जो गति है उसको घटाया बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। परिभाषा कंप्लीट होने के बाद हम कहते हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है, अवस्था के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। अवस्था क्या है दोस्तों? अवस्था हमने पढ़ी है, अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। इस अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक है जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक। और क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब स्पीड कैसी है, कम ज्यादा कैसी है, तो उस क्रियाशीलता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों अगर अवस्था के आधार पर देखें 2 समांगी विसमांगी और इसमें है 4 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। अब हम एक एक करके दोस्तों मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। तो अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, अब एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहले हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक क्या है। दोस्तों मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल क्या दोस्तों? SO2 + O2 SO3 ऊपर है NO और यहां पर भी कोष्टक में G है, इसके कोष्टक में भी G है, इसके कोष्टक में भी G है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसके कोष्टक में भी G है। ध्यान से देखो दोस्तों, इधर का जो अभिकारक है हमें पता है दोस्तों, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको ऊपर बैठा है उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। इन तीनों की अवस्था कैसी है दोस्तों? ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। हम कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था एक ही हो, या तो तीनों गैसीय अवस्था में हो, या तीनों ठोस अवस्था में हो, या तीनों द्रव अवस्था में हो, तो उसे कौन सा उत्प्रेरक बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कोमा, उत्पाद कोमा, उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में मौजूद हो, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ध्यान से बोलते देख दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कोमा, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में मौजूद हो, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपके पाठ्य पुस्तक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों कि ये सल्फर है, ये डाई है, ये ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही गैसीय अवस्था में है। ये कौन सा उदाहरण हो गया? समांगी उत्प्रेरक का दोस्तों। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो दोस्तों, यहाँ पर O कितने हैं? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 3 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, तो S2 O 2 दूनी 4 और 2 6।
इस प्रकार दोस्तों मैं आपको ये बाद में अलग से पॉइंट समझाऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। इसका मतलब है यहाँ पर साफ साफ दिखा दे रहा है, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में, तो ये समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है CH3 COCH3, इसे मेथिल एसीटेट बोलते हैं। ये एक है मेथिल एसीटेट, ये भी एक क्यू, इसकी क्रिया में जल से करा दें, जल है L, और किसकी उपस्थिति में? HCl, ये भी है एक क्यू, बनता है CH3 COOH, ये भी है एक क्यू, बनता है CH3OH, ये भी है एक क्यू। एक क्यू का मतलब है दोस्तों जलीय द्रव। एक क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? जलीय द्रव। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक क्यू, ये भी एक क्यू, और ये भी एक क्यू। कहने का मतलब है इधर भी जलीय द्रव, इधर भी जलीय द्रव, इधर भी जलीय द्रव, यानी अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, इन तीनों की भी भौतिक अवस्था एक है। तो ये भी कौन से उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया दोस्तों? समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। तो मैं इसको बोल के आपको बता रहा हूं, ऐसा उत्प्रेरक हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक समान हो, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ये दोस्तों मेरे विश्वास से आपको समांगी उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं विषमांगी उत्प्रेरक की दोस्तों। इस रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं कंफर्म करने के लिए आगे कि HCl है, ये भी एक क्यू है, CH3COOH प्लस CH3 ये भी एक क्यू है, और यहाँ पर CH3OH भी एक क्यू। अब दोस्तों बात करता हूं मैं विषमांगी उत्प्रेरक। मुझे विश्वास है इसकी परिभाषा आपको याद हो गई होगी, क्योंकि जस समांगी के विपरीत है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक समान न हो, कोई ठोस, कोई द्रव, कोई गैस, और एक समान न हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लेना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 दोस्तों में, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर H2 प्लस N2 बन गया NH3, ऊपर है Fe यानी लोहा। दोस्तों ये गैस है, ये गैस है, और ये भी गैस है, तीनों ही गैस अवस्था में है। अभिकारक गैस, उत्पाद गैस, लेकिन ये गैस नहीं है, ये लोहा है, वो ठोस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक नहीं है। कैसे नहीं है? ये गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। एक और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको उदाहरण लेके समझा रहा हूँ कि यह वनस्पति जो तेल है, ध्यान रखना दोस्तों, वनस्पति तेल है वो हमेशा लिक्विड है। इसकी क्रिया अगर करा दे हाइड्रोजन यानी जो गैस है, वो भी किसकी उपस्थिति में? निकल जो ठोस है, तो वनस्पति घी बनता है जो भी एक ठोस है। तो देखो दोस्तों, लिक्विड, गैस, ठोस सब कुछ उल्टा सुल्टा है, तीनों एक ही भौतिक अवस्था में नहीं है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ये भी विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो मैं इनको वापस एक बार बोल के बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक के कितने प्रकार है? देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित हो, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, और ये क्रिया कहलाती है समांगी उत्प्रेरण। उदाहरण आपके सामने है, इसको बोल के बताता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मेथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराने पर, जल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर मेथिल एसीटेट, मेथनॉलिक अम्ल और मेथनॉल बनता है। वैसे हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से कराने पर अमोनिया बनता है, वनस्पति तेल की हाइड्रोजन कराने पर वनस्पति घी बनता है। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब है दोस्तों, नाम ही है धनात्मक, हम बताते इसको प्लस से दर्शाते हैं। यानी ये एक ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है। भाई नाम ही क्या है इसका? नाम ही है धनात्मक। धनात्मक यानी प्लस, प्लस यानी ज्यादा, इंक्रीज करना। तो हम कह सकते हैं ऐसा उत्प्रेरक
जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, हो सकती है गति 40 की थी 60 की हो गई, तो बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो दोस्तों डेफिनेशन सीधी सी है कि ऐसा उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, यह है माइनस। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है, ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। वो ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। इसमें दोस्तों नाम है स्वतः। स्वतः का मतलब मैं कह सकता हूं सेल्फ। सेल्फ का मतलब है इसमें कोई भी दोस्तों आपको उत्प्रेरक नहीं मिलेगा, तो फिर स्वतः कैसे हुआ? इसमें कहने का मतलब यह है जैसे दोस्तों अभिकारक से उत्पाद बनेगा, बनते ही ये उत्पाद खुद क्या बन जाएगा दोस्तों? उत्प्रेरक बन जाएगा। आपको ये तो पता है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए कि ये क्या कहता है कि भाई साहब मैं उत्पाद बन गया हूं, मैं ही उत्प्रेरक हूं। आप घबराओ मत, मैं उत्पाद हूं, मैं उत्प्रेरक हूं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये खुद उत्प्रेरक बन गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? स्वतः उत्प्रेरक। दोस्तों अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो आपको कि इधर लिखा हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर से बना, ऊपर कुछ नहीं है, तो आपको तुरंत पहचानना है कि यार इसमें आपका पूछा है कौन सा उत्प्रेरक है, कहीं नाम तो नहीं लिखा है, तो तुरंत कहना ये स्वतः उत्प्रेरक है। और जो जैव उत्प्रेरक है दोस्तों, इसकी मैं सबसे अंत में बताऊंगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा हो चुकी है, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को, गति को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नंबर 1 में आपको बात कर रहा हूं, वो है पोटेशियम क्लोराइड KClO3। इस KClO3 के दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर क्रिया कराई जाए तो बनता है KCl+O2, यानी पोटेशियम क्लोराइड है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज Mn को मैग्नीज बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, O को ऑक्साइड बोलते हैं, कि पोटेशियम क्लोराइड है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड वो ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है? ये भी एक प्रकार की धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। वैसे दोस्तों जो SO2+O2 और ऊपर लिखा है NO बन गया SO3, ये भी एक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। अब बात करता हूं दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक का। इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया गति को स्लो कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की दोस्तों, तो दोनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इस क्लोरोफॉर्म को दोस्तों, अगर ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्रिया करते ही विषैली गैस बनाता है फॉस्जीन। क्या बनाता है दोस्तों? इसका नाम है फॉस्जीन। अब हम क्या करें कि क्लोरोफॉर्म तो जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिला, हाथों हाथ उसने बना दी जहरीली गैस फॉस्जीन, जिसके संपर्क में आते व्यक्ति की मृत्यु होने लग जाती है। तो अब क्या करें, इसको कैसे रोकें? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बैठा देंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। वो है कौन? वो है एथेनॉल। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, उसका सूत्र लिखो। तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म है वो वायु से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है, जिसका फॉर्मूला है COCl2। फिर क्वेश्चन आता है उस गैस को बनने से रोकने के लिए कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो हम कहते हैं इस गैस को बनने से रोकने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण नंबर 1। अब एक उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों, वो है H2O2 और यहाँ पर है ग्लिसरॉल, बनता है H2O+O2। इसे वो दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर उसके ऊपर ग्लिसरॉल उत्प्रेरक लगा दिया जाए या इसके लिए ग्लिसरॉल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों इस क्रिया की जो क्रियाशीलता बढ़ जाती है और बनता है H2O+O2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक हो चुका है कंप्लीट, कि ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लोरोफॉर्म में
वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फ्लोरीन बनाता है, जिसकी क्रियाशीलता को अर्थात इस विषैली गैस फ्लोरीन को बनने से रोकने के लिए इसमें कुछ मात्रा में एथेनॉल मिला दिया जाता है, जो एक उत्प्रेरक होता है दोस्तों। उसी प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो ग्लिसरॉल की उपस्थिति में उसकी क्रियाशीलता भी घट जाती है। स्वतः उत्प्रेरक का दोस्तों अब बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरक क्या है। स्वतः का मतलब दोस्तों अपना आप बनता है। इसके लिए मैं लूंगा CH3COO C2H5 प्लस H2O, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं रहा हूँ, अपना बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। दोस्तों इसमें आपके किसी भी उत्प्रेरक आपको नजर नहीं आ रहा है तो तुरंत कह दो ये कौन सा उत्प्रेरक है, कि ये तो स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके अंतिम जैव उत्प्रेरक। दोस्तों जैव का मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमेशा जैव नाम सुनते नजर आता है कि ये तो सजीवों में होता है, कि ये उत्प्रेरक किसमें उपस्थित होता है, सजीवों में उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव का मतलब जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जीव कोई भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाला उत्प्रेरक, जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक काम में आता है दोस्तों, वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, जैव उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई जैव उत्प्रेरक की, कि किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक में दोस्तों जीवों की, किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाला उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक कहलाता है दोस्तों। जैसे मैं इसका उदाहरण आप सिंपल सा याद रखो, जो माल्टोज है वो माल्टेज की उपस्थिति में, माल्टोज है दोस्तों, वो माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। ये क्रिया हमारे शरीर में होती है, यानी सजीवों में होती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी उदाहरण है जैव उत्प्रेरक का। उसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे ये यूरिया है NH2CONH2, यूरिया भी यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया में बदल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों उदाहरण किसके दोस्तों, जैव उत्प्रेरक के हैं। तो आज का हमारा पॉइंट दोस्तों मैं यही अभी इस पॉइंट को समाप्त करता हूँ, हमारे पार्ट नंबर 6 को। इसमें आज हमने देखो क्रियाशीलता आधार पर वापस समझाता हूँ। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया गति को कम कर देते हैं ऋणात्मक, इसका उदाहरण यहाँ लिखा है। ये मोस्ट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आता है कि क्लोरोफॉर्म है, वायु में प्रवाह छोड़ने पर कौन सी विषैली गैस बनती है, CO2। इस गैस को बढ़ने के रोकने के लिए कौन सा उत्प्रेरक मिलाते हैं, एथेनॉल C2H5OH इसका फॉर्मूला है। फिर दोस्तों दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें ग्लिसरॉल मिलाने पर उससे H2O2 बनने की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों ऋणात्मक उत्प्रेरक है। स्वतः में कौन सा दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक बन जाए या उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरक, इसमें दोस्तों जीवों में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरक ही जैव उत्प्रेरक कहलाता है। ये तो क्रियाशीलता के आधार पर था, और अवस्था के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। समांगी विसमांगी, समांगी का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में मौजूद हो, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जब विसमांगी क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो या तीनों एक ही भौतिक अवस्था में मौजूद न हो, विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। दोस्तों कल इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर जो 8 है वो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको इस पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हल करा के बताऊंगा भाई क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप शेयर करें। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।